हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। चलिए, हमारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे लेकर चलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे जनरल साइंस के, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में डाल देते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप हड़बड़ी में जो आंसर होता है वो आंसर टिक कर, जो आंसर होता है वो आंसर टिक नहीं करके आप दूसरा आंसर टिक कर देते हैं। तो इससे अच्छा आप थोड़ा कामली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस के आंसर को टिक करिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आपका जब एक पेपर ख़त्म होता है तो पेपर ख़त्म होने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस को एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साइंस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, फ्री वीडियोस, पीडीएफ और क्विज सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे के सारे एमपीएसबी यानी कि पीईबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम्स के कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, उनको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे कहा एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, यहाँ पर आता है पहला अम्ल यानी कि एसिड, लवण, एस्टर या अल्कोहल। अम्ल, एसिड और बेस की अगर हम क्या रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, एसिड बनता है, सॉल्ट बनता है, एस्टर बनता है या अल्कोहल बनता है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा लवण। ठीक है, यानी कि सॉल्ट। अब सॉल्ट क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसिड जो होते हैं, ठीक है, एसिड और बेस जो होते हैं, जिनमें से लवण एक ऐसा यौगिक होता है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें अम्ल के यानी कि एसिड में जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एसिड में जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो धातु और अधातु यानी धातु या धातु के बराबर, ठीक है, क्या करते हैं, धातुओं का जैसे ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, धातुओं का जैसे आचरण करते हैं। ठीक है, आचरण करते हैं तो क्या होता है, उसके जो मूलक होते हैं, ठीक है, मूलक द्वारा पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से ये विस्थापित होने पर क्या बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। यानी कि एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे कि कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस या फिजिकल केमिकल दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, कांच का टूटना, कांच टूट रहा है। ठीक है, कांच का टूटना क्या है, कौन सा परिवर्तन होगा। सबसे पहले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी कि कांच है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कांच की एक बॉटल है। ठीक, जब ये कांच की एक बॉटल है तो इस कांच की बॉटल जब ये टूटेगी तो किस चीज़ में परिवर्तन होगा, यानी कि किस चीज़ में चेंजेस आएंगे, तो इसकी भौतिक यानी कि इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आएंगे, ये टूट जाएगी, ये बिखर जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, जैसे रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन आता है तो वो उसके रासायनिक जो संगठन होता है, यानी कि जैसे कि कांच है, कांच बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो टूटा तो अलग अलग बिखर गया, तो ये चेंजेस जो हुआ वो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर हम भौतिक परिवर्तन को एग्जाम्पल और देखें तो सबसे पहले तो हमारा कांच का टूटना ही हो जाता है। सेकेंड, अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो दूसरा होता है लोहे का चुंबक में बदलना। ठीक है, यानी कि लोहा जो होता है वो एक चुंबक में बदल जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गए। फिजिकल चेंजेस क्यों, क्योंकि वो एक लोहा था लेकिन उसकी अब प्रकृति कैसी हो गई है, चुंबक जैसी हो गई। ठीक है, कागज के टुकड़े करना, यानी हमने कागज के टुकड़े करे या कांच के टुकड़े करे, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा यही होगा हमारा भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि कौन सी होती है, यानी कि हम यहाँ पे फिजिकल चेंज करें या फिर हम यहाँ पे केमिकल चेंज करें, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज करेंगे तो यहाँ पर कौन सी ऐसी राशि है जो चेंज नहीं होगी, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या उपयुक्त सभी, ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज नहीं होगी। ठीक, देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा नियत होता है, ठीक है, नियत यानी कि स्थिर होता है, ठीक, द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा नियत होता है, जबकि आयतन और घनत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आयतन और घनत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। जैसे अगर हम घनत्व देखें तो घनत्व क्या होता है हमारा, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक, यानी कि द्रव्यमान और आयतन, यहाँ पे घनत्व और आयतन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन द्रव्यमान जो होगा वो क्या हो जाएगा, नियत रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि कौन सी होती है, द्रव्यमान, ठीक, यानी कि मास। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू पॉइंट थ्राइस H2O या CaSO4 पॉइंट ट्वाइस H2O या CaSO4 पॉइंट H2O या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है, सबसे पहले जिप्सम का यूज़ किस में किया जाता है, जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें सीमेंट किसकी बनी होती है तो जिप्सम का उपयोग करके सीमेंट बनाई जाती है, ठीक है। सीमेंट बनाने में अगर सीमेंट के हम और भी संगठक पदार्थ देखें तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो जिप्सम ही हो जाता है, ठीक है, फिर हो जाता है CaO, ठीक है, CaO के बाद में सिलिका हो जाएगा, ठीक, एक सेकेंड, सिलिका हो गया, ठीक, Ca हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना ऑक्साइड हो गया यानी Al2O3 हो गया, ठीक है, एल्यूमिना ऑक्साइड, ठीक, Al2O3 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इसके बाद में Fe2O3 हो गया, ठीक है। इन सब का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, एक सीमेंट बनाया जाता है। और अब सीमेंट हमारा किससे बनता है, जिप्सम से, ठीक है। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4 पॉइंट ट्वाइस H2O, ध्यान रखिएगा, ट्वाइस और थ्राइस और 1 2 3, ठीक है। CaSO4 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2, ठीक, कितने होंगे, 2, ध्यान रखिएगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, POP के नाम से आप जानते ही हैं। तो POP का उपयोग सबसे पहले किन सी चीज़ों में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो POP का सबसे पहले POP का उपयोग जो करते हैं सबसे पहले प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि हड्डियाँ जब एक्सीडेंट वगैरह होती है तो उसमें हड्डियाँ टूट जाती है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मकानों में वॉल पुट्टी की जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जाती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बनाई जाती है। खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम सल्फेट ट्राईहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम आंसर देखें तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये होगा ट्वाइस CaSO4, ठीक है, ट्वाइस CaSO4 पॉइंट 1/2 H2O, ठीक है, ये क्या हुआ 1/2, जैसे कि आप लोगों ने जिप्सम का फॉर्मूला देखा था, जिप्सम में क्या था CaSO4 पॉइंट ट्वाइस H2O, ठीक है, यानी कि वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 थे, ठीक है, कितने थे, 2 थे, और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल कितना 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि आधा, ठीक है। और यहाँ पे CaSO4 क्या हो गया है, डबल हो गया है, लेकिन H2O क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, है ना, क्लियर। ये क्या हुआ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी देख लीजिए, CaSO4 पॉइंट 1/2 H2O, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ऑरेनियस ने, सोरेनसन ने, फूरियर ने, या शीले ने। देखिए पीएच, सबसे पहले पीएच स्केल का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। तो पीएच स्केल से हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं, ठीक, एसिड और बेस की पहचान करते हैं,
कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक, एसिड वो होते हैं जो 0 से लेके 7 तक के नंबर में आते हैं, और बेस वो होते हैं जो 7 से लेके 14, 7.1 से लेके 14 तक के पॉइंट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारे बेस हो गए। ठीक, यानी हम कह सकते हैं पीएच स्केल के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसको? अम्लीयता को और क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है। ठीक, पीएच स्केल का प्रस्तुतिकरण जो किया था वो किया था सोरेनसन ने। ठीक, किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। यानी कि हमें जो भी ABC 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है। मतलब कौन कौन से कथन गलत है, इनके हिसाब से आपको आंसर देना है कि कौन से गलत कथन सही है और कौन से कथन गलत है। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। ठीक, सबसे पहला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, या नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण घट जाता है। देखिए, वाटर जो होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक होता है, लेकिन क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण इसका पीएच घट जाता है। ठीक, यहाँ पे एसिड रेन जब होती है तो इसका जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। तो हमारा थर्ड वाला जो हमारा कथन है वो सत्य है। ठीक, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल ही होता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें बेकिंग सोडा या कैलेमाइन का अगर हम घोल लगा लें तो वहाँ पे आराम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मिक अम्ल वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है? सही है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। तो हमारा, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे स्टमक में, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो HCl होता है वो उत्पन्न करता है कौन? स्टमक उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसे उदासीन यानी कि जिसको हमें न्यूट्रल करने के लिए MgOH2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये प्रति अम्ल का काम भी करता है। तो हमारे तीनों कथन जो हैं वो क्या है? सत्य हैं, यानी कि तीनों कथन हमारे सत्य हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस दिए गए A और B असत्य है, या ABC तीनों असत्य है, या BC तीनों दोनों असत्य हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेक्रोन नामक बहुलक का क्या नाम है? डेक्रोन नामक बहुलक का अन्य क्या नाम है? ठीक है, तो डेक्रोन नामक बहुलक का सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन संश्लेषित रबड़ यानी सिंथेसाइज रबड़, टेरिलीन, टैफनॉल या व्यूना रबड़। ठीक, देखिए संश्लेषित रबड़ जो है वो सिर्फ रबड़ ही है, यानी कि रबड़ का नाम है। टेरिलीन, डेक्रोन जो होता है उसको टेरिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रोन को हम टेरिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक अम्ल नामक एल्किलिक इकाइयों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो टेरिलीन होता है, ये इथाइलिन, ग्लाइकॉन, टेरिफ्थैलिक एसिड, इन सब चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, जो डेक्रोन होता है इसके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, डेक्रोन कपड़ों के लिए, रेशों के लिए और खाद्य और पेय पदार्थों के भंडारण के लिए जो कंटेनर और बनाए जाते हैं, उन कंटेनरों को मतलब के लिए कंटेनर और रेजिन आदि के उत्पादन में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कपड़े के लिए, रेशम के लिए जो टेरिलीन होता है ये कपड़े के लिए होता है, रेशों के लिए होता है। ठीक है, रेशों के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, पेय पदार्थ के लिए, ठीक, सारे कंटेनर्स बनाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक, तो डेक्रोन का अगर डेक्रोन नामक पॉलीमर का दूसरा नाम अगर हम देखें तो उसका नाम होगा टेरिलीन। ठीक है, क्या होगा? टेरिलीन। निम्नलिखित में से संगत युग्म कौन सा है? संगत युग्म यानी कि सही युग्म कौन सा है? केवल एक यानी कि प्राकृतिक रेशे गन कॉटन, या अर्ध संश्लेषित रेशे ऊन, या संश्लेषित यानी सिंथेसाइज रेशे जो है वो नायलॉन। अब इसमें से हमें आंसर बताना है कि केवल एक, या केवल एक और दो सही है, या दो और तीन सही है, या फिर केवल थर्ड नंबर का हमारा सही है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें
तो देखिए निम्नलिखित में से संगत युग्म अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, अर्ध संश्लेषित रेशे ऊन नहीं होते हैं, जो ऊन होते हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हम शीप से निकालते हैं, यानी भेड़ों से निकालते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक रेशे ऊन हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद आएंगे अर्ध संश्लेषित, ये जो प्राकृतिक रेशे की जगह पे गन कॉटल है, तो ये जो हमारा हो जाता है ये अर्ध संश्लेषित है, अर्ध संश्लेषित रेशे है, ठीक है। क्या है? अर्ध संश्लेषित रेशे, ठीक। और संश्लेषित रेशे में हमारा नायलॉन आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये दोनों हमारे गलत होंगे और ये हमारा सही होगा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें केवल एक और दो या तीन या केवल तीन, तो आंसर हमारा होगा कि केवल थर्ड नंबर का जो है वो हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलिए, विलयन का अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि विलयन हमारा बनता किन चीज़ों से मिलकर है। विलयन को अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा दो चीज़ों से, विलेय और विलायक, ठीक है। किससे बनेगा? विलेय और विलायक, ठीक। अब विलेय क्या होते हैं? विलेय वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है, ठीक है, जिनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और विलायक वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो विलेय विलायक में मिक्स होने का काम करते हैं और विलायक जो होते हैं वो विलेय को अपने में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो जो अधिक मात्रा में होता है वो विलेय होता है, विलायक होता है, या उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता है। देखिए, विलायक जो होता है वो विलयन का एक अवयव होता है, ठीक है, जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, विलयन में जो विलायक होता है वो बहुत मतलब उसमें एक से अधिक चीज़ें हम मिला सकते हैं, जैसे कि विलेय मिला देंगे। अगर एग्जाम्पल में देखें तो एक हमारा होता है टिंचर आयोडीन, ठीक है, टिंचर आयोडीन, जिसमें हमें क्या होता है, टिंचर आयोडीन एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और विलेय की मात्रा उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे कि अगर हम देखें नमक और पानी का घोल, ठीक है, नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, तो यहाँ पे पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें घोल रहे हैं। और घुलने का काम कौन कर रहा है? नमक। तो नमक क्या होगा? विलेय, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच नमक मिलाते हैं, तो नमक का जो अनुपात है वो पानी की अपेक्षा में कम है, ठीक है। तो नमक विलेय होगा और पानी क्या होगा? विलायक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी विलायक होगा, यानी कि विलयन में नमक की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी। तो जो हमारा अधिक मात्रा वाला होगा वो क्या हो जाएगा? विलायक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलेय वो पदार्थ होता है जो विलायक में मिलता है और विलायक वो पदार्थ होता है जो विलेय को अपने में मिलाना चाहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें आकार और आयतन, यानी कि आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, इन चारों में से कौन सी अवस्था है? तो मतलब इन चारों में से कौन सी अवस्था है जो जिनका आकार भी सेम होता है और आयतन भी यानी वॉल्यूम भी निश्चित होता है? तो ऑब्वियसली बात है ठोस यानी कि सॉलिड का। एक कुछ भी सॉलिड होगा, सॉलिड पदार्थ होगा, उसका आकार भी सेम होगा, आयतन भी सेम होगा, ठीक। ठोस पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें सामान्य दशा यानी नॉर्मल दशा में पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। द्रव जो होता है, द्रव का आकार मतलब द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर, ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड होता है। अगर हम वाटर को गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, ठीक। अगर हम इसको कटोरे में डालेंगे तो कटोरे की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर हम इसको बाल्टी में डालेंगे तो ये बाल्टी की शेप ले लेगा, ठीक है, बाल्टी की शेप ले लेगा। लेकिन पानी अगर एक इतना पानी है तो इतना ही पानी रहेगा, इसी पानी को अगर इसमें डाल देंगे तो आयतन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकार जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक, समझ में आ गया। और प्लाज्मा भी हमारा वही लिक्विड फॉर्म होता है थोड़ा बहुत, तो उसका भी आयतन तो सेम होता है लेकिन उसका आकार भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा? ठोस यानी कि सॉलिड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुमेलित है, सुमेलित है मतलब कि कौन से जो युग्म है जो सही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लें कि एसिटिक अम्ल सिरका होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल वसा होता है,
कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर होता है या टार्टरिक अम्ल अंगूर होता है। अब इन युग्मों में से कौन से सुमेलित है, सुमेलित है मतलब का कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो हमें जो सही है उनको निकालना है, जो गलत है उनको नहीं निकालना। ठीक, जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, ठीक है, एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड में हमारा सिरका आता है। ठीक, क्या आता है, सिरका आता है। इसके बाद हम बात करें कार्बनिक एसिड की, ठीक है, कार्बनिक एसिड की, तो कार्बनिक एसिड में आता है सोडा वाटर और ड्रिंक्स, ठीक है, सोडा वाटर आता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम टार्टरिक एसिड की, टार्टरिक एसिड जो होता है वो खट्टी चीज़ों में आता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड जैसे कि अंगूर हो गया, इमली हो गया, इन सब चीज़ों में, ठीक है। देखिए कुछ खट्टे फल जो होते हैं जिनमें टार्टरिक एसिड होता है, कुछ खट्टे फल वो होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो एक तो टार्टरिक एसिड हो गया जिसमें अंगूर और इमली आता है, और एक आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होगा सारे के सारे खट्टे फलों में केवल सिट्रिक एसिड नहीं होता, किसी किसी में टार्टरिक एसिड भी होता है, ध्यान रखिएगा। सिट्रिक एसिड आ जाता है यहाँ पर लेमन, ठीक है, यानी कि ऑरेंज और संतरा, सॉरी ऑरेंज और नींबू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड यानी कि लेमन और ऑरेंज आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें, यहाँ पे हम सारे एसिड्स की बात कर लेते हैं कि जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, तो लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक मतलब सोरी मिल्क जो होता है, ठीक है, सॉरी मिल्क जो होता है उसमें होता है, ठीक है, यानी अम्लीकृत, हमने एक किसी दूध को अम्लीकृत किया है, एसिडिक किया है, तो वो हमारा लैक्टिक एसिड में आ जाता है। ठीक, इसके बाद आता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड जो होता है ये होता है मक्खन में यानी कि बटर में, ठीक, ये किस में होगा, बटर में। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड की, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है पालक में, टमाटर में, ठीक। तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड दिखा सिरका सही है, ऑक्जेलिक एसिड दिखा बसा गलत है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर दिखा, कार्बोनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में होता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे गलत कौन सा है, केवल सेकेंड नंबर का। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करने, तो ऑप्शन अगर हम चूज करेंगे यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, देखिए केवल 1 और 2, केवल 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, या केवल 1 3 4। तो हमारा आंसर क्या होगा कि पहला, तीसरा और चौथा हमारा जो युग्म है वो एकदम सही है, यानी कि मैच एकदम सही है, लेकिन सेकेंड नंबर का मैच जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। मूल तत्व ऐसा होता है जो किसी चीज़ों से मिलकर नहीं बना होता, वो खुद में ही होता है, मूल तत्व ही होता है, ठीक है। जैसे रेत हो गया, तो रेत हमारी बहुत सारी रेतों के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती है। हीरा, संगमरमर और शक्कर, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हीरा जो है, ठीक है, हीरा जो है वो क्या है, एक मूल तत्व है, यानी कि मूल एलिमेंट है। रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, हमें पता है कि ये कार्बन का रूप होता है, ठीक है। इसके बाद ये मतलब कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना, ये एक मूल तत्व होता है। रेत जो होती है वो सिलिकॉन, ऑक्सीजन और संगमरमर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और शक्कर जो होती है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि रेत, संगमरमर और शक्कर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होती हैं, लेकिन हीरा जो होता है वो सिर्फ एक ही तत्व होता है, यानी कि कार्बन का ही अपर रूप होता है। जैसे कार्बन के अपर रूप से जब हमने पढ़े थे तो उसमें हमारा हीरा सबसे पहले आया था, इसके बाद ग्रेफाइट आया था, तो जो सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का वो कौन सा होता है, हीरा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तन्य धातु का मतलब होता है जिसको हम खींच सकते हैं, यानी कि पदार्थ का वैसा गुण, तन्यता क्या होती है, या तन्य या तन्यता वो अवस्था, मतलब वो गुण होता है जो बल लगाने पर तनाव को सहन कर सकती है, ठीक है, यानी कि बिना टूटे फूटे उसमें पर्याप्त विरूपण संभव हो सके। विरूपण यानी कि तन्यता यानी खींचना, जैसे कोई भी धातु है उसको हम जितना भी जोर लगा के खींचेंगे वो एक तार के फॉर्म में खिंचती चली जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तन्यता, ठीक है, या तन्य हो गया। अब इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो खींचने पर खिंच जाएगी, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, आयरन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो होता है
सभी धातुओं की सबसे पहले तन्यता अगर हम देखें तो अलग अलग होती है, यानी कि कुछ को ज़्यादा खींचा जा सकता है, कुछ को कम खींचा जा सकता है, कुछ को खींचा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तन्यता होगी वो होगी सोने की, यानी कि गोल्ड की, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड को हम खींचकर उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चांदी की बात करें तो 100 ग्राम चांदी जो है, 100 ग्राम चांदी को लेकर 200 मीटर लंबा तार बना जा सकता है, ठीक है। 100 ग्राम को लेकर 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे अधिक तन्यता वाली अगर हम धातु की बात करें तो वो हमारी धातु होगी सोना, यानी कि गोल्ड होगा, ठीक है। चलिए, धातुओं की वेल्डिंग करने में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। धातुओं की जब हम किसी भी धातु की वेल्डिंग करते हैं, यानी कि किसी भी धातु को जोड़ते हैं, तो उसमें से कौन सी धातु है जो एकदम से मतलब तन्य होगी, ठीक है। सबसे पहला बेंजीन, एसिटिलीन, फ्रियोन और ग्लिसरॉन, ठीक है। तो बेंजीन, एसिटिलीन, फ्रियोन, ग्लिसरॉन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, एसिटिलीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिटिलीन जो हमारा है वो एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है, ठीक है। किसका है? एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य, ठीक, एल्काइन श्रेणी में आता है। इसका उपयोग लाइट यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। और ये एक रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको हम वेल्डिंग मतलब धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयोगी होता है, ठीक। तो इसका आंसर एसिटिलीन ही होगा, ठीक है। सामान्य निश्चेतक का उदाहरण है। निश्चेतक का मतलब जो बेहोश करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका, या केमिकल, ठीक है, बेहोश करने वाले जो केमिकल होते हैं उनके बारे में। तो आयोडोफॉर्म होगा, पायरीन होगा, फॉर्मेलिन होगा या क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। देखिए, इसका नॉर्मल निश्चेतक का उदाहरण अगर हम देखें तो ये होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो रुमाल में एक शीशी से रुमाल में डाल के और किसी के भी नाक पे रख देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है, ठीक है, नॉर्मल जनरल सा निश्चेतक है। जैसे जब डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं, किसको? मतलब पेशेंट को बेहोश करने के लिए, ठीक है, सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है कि पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म जो है वो जीवाणु नाशक है, ठीक है, इससे जीवाणुओं को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन होता है। इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक यानी कि किसी भी चीज़ का परीक्षण करने के लिए, ठीक है। और जो पायरीन है यानी कि अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त, जो पायरीन है उसको अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निशामक यानी कि आग को बुझाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइन मतलब कार्बन टेट्राक्लोरीन क्लोराइड पायरीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा। पायरीन का दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये अग्निशामक के रूप में काम करता है, ठीक। एरोमेटिक यौगिक को जलाने पर क्या होता है? एरोमेटिक यौगिकों को अगर हम जलाएंगे तो नीली ज्वाला होगी, काली ज्वाला होगी, हल्की पीली ज्वाला होगी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। एरोमेटिक को जलाने पर काले धुएं के साथ ये जलते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन हो गया। एलिफेटिक को जलाने पर, एरोमेटिक को अगर हम जलाएंगे तो काली ज्वाला के साथ जलेगा, एलिफेटिक को जलाएंगे तो बिना धुएं की ज्वाला निकलेगी, ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो, ठीक। तो एरोमेटिक यौगिक को अगर हम जलाएंगे तो ये काली ज्वाला के साथ में जलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये काली ज्वाला के साथ में जलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन, ट्राइनाइट्रोटोल्यून या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इसका इजी है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC, ठीक है, MIC। मिथाइल आइसोसाइनेट का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो ये होगा CH3NCO, ठीक है। ये क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये यौगिक एक विषाक्त यानी जहरीला यौगिक होता है। ये रंगहीन होता है, ज्वलनशील द्रव होता है और इस गैस के संपर्क में जो श्वसन संबंधी बीमारियां मतलब सांस से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो होती है और इससे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक
ठीक है, क्या होता है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था कि, और ये ध्यान रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो ये 1983 या 84, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, हीरे का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? कांच को काटने में, कटर के रूप में, फोनोग्राम की सुई में, या रत्नों आभूषणों के निर्माण में, या उपयुक्त सभी में, ठीक है। अगर हम बात करें कि हीरे का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो हीरे का उपयोग सभी में किया जाता है, ठीक है। हीरे का उपयोग सभी में किया जाता है। हीरे का उपयोग फोनोग्राफ की सुई में भी होता है, कांच को काटने के रूप में भी होता है, और रत्नों और आभूषणों के निर्माण करने में भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, डायमंड की रिंग हो गई, डायमंड का हार हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम करेंगे हमारे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।